अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू My सो मच। pleasure. Thank you, Arzu. Thank you so much. सर आज दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम जैसे कि जाहिर है कि इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उनका और बुशरा बीबी दोनों का नाम ईसीएल में है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा साथ हम बात करेंगे इंडिया की भी, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस विजिट उनका होने वाला है, उस पर बात करेंगे। और साथ उन्होंने पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन किया है, खैर उसके ऊपर उनको काफी अपोजिशन की तरफ से सुननी पड़ रही है। लेकिन एक चीज जिससे मैं बड़ी इंप्रेस हुई वो ये कि हर रिलीजन के लोग वहां पे मौजूद थे और मतलब कहना चाहिए हर रिलीजन की तरफ से वहां पे दुआ पढ़ी गई, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल तो ठीक। सर क्या कहेंगे आप जी? देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल उसी तरतीब से बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो खान साहब तो रोजाना जो है एक नया ड्रामा पटारी नई एक खोलते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने आज अच्छा कंट्राडिक्ट कर जाते हैं अपनी बातों को। अगले दिन उन्होंने कहा था कि ये जो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, तीन उन्होंने स्टैंड इस सारे 9 मई के जो वाकया उसके ऊपर तीन गलत उन्होंने चीजें करी, जिसको अब वो रिवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा ये हमारे वर्कर नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये तो फसादी लोग हैं, हमारे नहीं है, हमारे पीटीआई के वर्कर ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो ये नहीं है। एक तो वो बात उन्होंने की। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा स्टैंड लिया, उन्होंने कहा ये एजेंसियों के लोग हैं, ये गवर्नमेंट के लोग थे जो कर रहे थे। लेकिन कल उस सारी चीजों को उन्होंने डिनाई कर दिया। कल उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मुझे रेंजर्स ने पकड़ा था, तो जाहिर है मेरे वर्कर्स जो जाके वो जीएचक्यू में ही जाएंगे या कोर कमांडर के घर में ही जाएंगे। आज उन्होंने उन सबको ऑन कर लिया कि वाकई हमने किया। लेकिन कोई समझ से बाहर है कि ये खान साहब चाहते क्या है। अब टीम बना दी है और दूसरी तरफ से टीम वो लोग कहते हैं, अब उस पे नवाज शरीफ साहब का स्टैंड ये है, वो कहते हैं दहशत गर्दों के साथ जिन लोगों ने मे 9 को हंगामे किए थे उनके साथ हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, उनका पॉइंट ये है। दूसरा, आज एक और जो इस वक्त गवर्नमेंट में है वो कहते हैं कि किस ये कैसी टीम है जो कि खुद फरार है, जो खुद भागी हुई है, उसको हम किस तरह उनसे क्या बातें करेंगे आज हम, ये उनसे मिला जुला सा रिस्पॉन्ड। लेकिन आज एक नई बात भी वो सामने आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग में जो वहां पे अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा है कि हमने आर्टिकल 184-3 उसको हमने उस पे हमने कानून साजी कर ली है। उसका मकसद ये है, उसका दर हकीकत मैं मतलब बताना चाहूंगा कि जो सोयो मोटो एक्शन लिए गए थे उनके खिलाफ जो है अब वो हमने कानून साजी की है। और इसके जरिए नवाज शरीफ साहब जो है उनकी भी अपील हो सकेगी, जहांगीर तरीन साहब की भी अपील हो सकेगी, तलाल साहब है उनकी भी होगी, दानियाल अजीज साहब की भी अपील सबकी होगी। ये एक नया सामने आ रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और अक्टूबर में अगर इलेक्शन हुए तो हालात साजगार हुए तो इलेक्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। अब ये दूसरी चीज थी। तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे अबरार साहब जो 48 आवर्स पहले रो रहे थे खान साहब के की मोहब्बत में, वो गाने के एक प्रोग्राम में गए हैं लंदन में जाके, तो वहां पीटीआई के जो लोग थे अभी ताजे ताजे गर्मा गर्म लोग थे, उन्होंने वहां पे हंगामा किया। अब यहाँ पे ये भी बात है, हंगामा उनके साथ रिलेट किया जा रहा था, जरा सोचने वाली बात है कि वो ये प्रोग्राम जो था जिस हाउसिंग स्कीम की वो प्रमोशन कर रहे थे वो अलीम खान की है। और जो भी आप कॉन्सर्ट बाहर जाके करते हैं, जाहिर है 48 आवर्स पहले तो नहीं ना, वो तो 2-3 महीने पहले से बात हो रही थी। इसका मतलब ये है कि इनकी लॉयल्टी जो इतनी भी खास नहीं है पीटीआई के लिए। दर हकीकत पैसों की खातर, अपने मुफाद की खातर ये दूसरे लोगों के से भी बातें करते हैं। और ये बिजनेसमैन है, बिजनेस। बल्कि दुख की बात ये है, ये सारे जो लौंडे लपाड़े ये सारा कुछ है, ये सारे बिजनेसमैन है। पाकिस्तान में सियासत एज ए बिजनेस की जाती है, वरना जमहूरियत और सियासत, इनके जो बाबा कौम है इस वक्त बने हुए हैं जो अमीरुल मोमिनीन, वही सियासत और जमहूरियत में बिलीव नहीं करेंगे। ये बच्चे इन्होंने क्या करना है, वो अपनी मर्जी की असम्बलियों में बैठते हैं, मर्जी के इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं, मर्जी के चीफ जस्टिस चाहते हैं, मर्जी के आर्मी चीफ चाहते हैं। तो दर हकीकत पाकिस्तान का यही एक अलमिया है, 76 साल से सियासत नहीं कारोबार हो रहा है। अब उसके बाद अगली जो बात मैं करना चाहूंगा कि वो ये था कि खतीजा शाह साहब के उनके बारे में बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। देखें, बल्कि उनकी अपनी पार्टी जो है वो भी कई दफा उन्हें बस के नीचे फेंक देती है। उनके ऊपर उन्होंने ये एक रूमर उड़ाया कि शायद उनका रेप हुआ है उनके जेल के अंदर।
लोग ये नहीं सोचते वो 3 बच्चों की माँ है, वो उसका हस्बैंड बाहर बैठा है, शरीफ फैमिली से बिलोंग करती है, उनसे गलती हुई है, उन्होंने जो कुछ किया अल्टीमेटली उसकी तो वो सजा लेंगी, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में इतनी बड़ा एक वो किया, इन्होंने कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे, जो मुझे दुख हुआ उस पे, कि उनको इन्होंने कह दिया जी कि वो जेल के अंदर रेप हुई। हालांकि नहीं ऐसी बात। आपके जो इस वक्त निगरान वजीर आला है, उन्होंने 2 लोगों की टीम बनाई, उन्होंने जाके रिसर्च भी की, मिली भी वो, और उसमें कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। और तीसरा जो इस वक्त की खबर थी आज, एक नई के तारिक जमील साहब जो कि खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बार बार बनी गाला जाते थे उन्हें मजहबी बातें सिखाने के लिए, उनके बारे में एक रूमर आई है कि उनके अकाउंट से 49 अरब रुपया 49 अरब रुपया उनके अकाउंट से मिला है, और उनका जो बच्चा है वो एक हाउसिंग स्कीम का मालिक है, जो कि उस्मान बुजदार दौर में उनको जमीन दी गई थी। इस तरह का इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन जो मेरा मैं 2-3 क्वेश्चन मार्क छोड़ना चाहूंगा, जो कि सिर्फ ना मेरे दिमाग में है, हर पाकिस्तानी के दिमाग में है, हर ओवरसीज पाकिस्तानी के दिमाग में है। वो ये है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, जिन्होंने जो मुसलमान हो चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के बाद, उनकी जो अरबों की करप्शन थी उसका क्या बना? बिल्कुल। क्या वो वाकई उनको छोड़ दिया जाएगा? ये एनआरओ है ये जो अरबों की करप्शन करके 2 मिनट की वीडियो करनी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे सारा कुछ पवित्र हो चुका है ये क्या मजाक है? और दूसरा ये कि इब्रारुल हक साहब ने बरतानिया में जाके कहा है कि मैंने थोड़े घंटों के लिए छोड़ी सियासत, मैं वापस जाके फिर सियासत में चला जाऊंगा। दर हकीकत ये कि वापस जाके पीटीआई में सारे चले। एक ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है कि ये सारे लोग जाके फिर पीटीआई में जाएंगे, वही ड्रामा किया जाएगा, फिर किसी और कोर कमांडर का घर चलाया जाएगा। तो इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। सर उसके बाद इमरान खान ने ये भी कहा है कि किसी को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, लेटेस्ट इंटरव्यू कोई दिया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तो अभी भी मार्शल लॉ लगा हुआ है और सियासत के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है एस्टेब्लिशमेंट। ना तो मुझे ये बताएं कि आज क्यों इनको मार्शल लॉ नजर आ रहा है? 2018 में जो आपको लेकर आए थे वो उस वक्त मार्शल लॉ नहीं था, वो क्या था? आप मुझे ये बताने पर 76 सालों में मार्शल लॉ ही तो रहा है सारी पाकिस्तान के अंदर। मैं बार बार चीखता हूं कि तीनों सियासी पार्टियां जो हैं वो मार्शल लॉ के कोख से पैदा हुई हैं, सारे बच्चे हैं उनके, इंक्लूडिंग भुट्टो साहब, नवाज शरीफ, और आप ये हमारे जो मिस्टर क्रिकेटर, मिस्टर हैंडसम है, ये सारे उनकी औलाद है। या तो बताएं इंडिपेंडेंट। इनको आज नजर आ रहा है, जब उस वक्त मोहसिन बेग को मारते थे, तूर साहब को मारते थे, उस वक्त नहीं पता था, ये वीडियो बना बना के लाते थे। तो आज चल रही है इस वक्त वो इनकी सोशल मीडिया पे चल रही, जब वॉशिंगटन डीसी में इन्होंने कहा था कि मैं जाता ही आसफ जरदारी को ठीक करूंगा, 2-3 अल्फाज इस पे चल, आसफ जरदारी तुम मेरी बंदूक की नोक पर हो, ये लफ्ज थे। यहां पे इन्होंने कहा था कि मैं जाके एयर कंडीशन ले लूंगा इससे, मैं टेलीविजन ले लूंगा इससे। अब घंटे नहीं चलते। बल्कि आज मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके देखने वालों से। गफार खान साहब, जिनको बादशाह खान कहा जाता है, 1909 में पहली दफा वो पकड़ा गया था। अब उनको पकड़ा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और पाकिस्तान बनने से पहले वो 7 दफा पकड़े गए। पाकिस्तान बनने के बाद 1948 से लेकर अपनी वफात तक 12 दफा फिर पकड़े गए। अपनी जिंदगी के 39 साल जेल में गुजारे हुए। तो ये जो है, ये सी क्लास कहते हैं, ये सी क्लास मर्सिडीज वाले अब जेल की सी क्लास को तरस रहे हैं। अब कहते हैं ये क्यों किया गया है, और घंटों में फर्क है, घंटों में। वो एक खातून है जिनका मुझे नाम भूल रहा है, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के अंदर तो भाई एक दिन नहीं गुजारा जा सकता मई की गर्मी में। मैं यहाँ पे मलिया बुखारी इनको एक और चीज बताना चाहूंगा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी, मैं उनको सलूट करूंगा यहाँ पे इस मामले में, कि पहले जियाउल हक दौर में उनको नजरबंद किया गया और उसके बाद सखर की जेल में भेजा गया उनको। सख्त गर्मी थी वहां पे, सख्त गर्मी थी। सारा दिन वो अपने ऊपर ठंडा पानी फेंक फेंक कर पंखे के नीचे बैठती थी। फिर उनके कान में इन्फेक्शन हो गया, फिर वो इन्फेक्शन में, और इस इतनी सख्त उन्होंने जिंदगी गुजारी है। और वो उनका बाप जो था हार्वर्ड पढ़ाता था, हार्वर्ड में, जो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो था। तो उस औरत ने सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, ये चंद घंटे नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो ये सियासत तो खैर मैं तो इनको नहीं कहूंगा सियासतदान, ये अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे। इनकी डेफिनेशन बिल्कुल यही है, अमीर लोगों के बच्चे जब बोर हो जाते हैं तो वो यही काम करते हैं। अमेरिका के अंदर भी जॉन एफ कैनेडी था, उनका बाप बहुत ज्यादा अमीर था। मुझे डर लगता है बल्कि कई दफा आरजू, जब एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करता है, मुझे उससे डर लग जाता है, ये कोई फ्रॉड करेगा ये।
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये हुआ था। जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप बहुत ज्यादा अमीर था, उसने बचपन से ही ये माइंड बनाया था मेरा बच्चा इसको सदर बनाऊंगा, और उसने सदर बनाया उसको। और फिर वो गुर्बत की बातें करता था, फिर वो सोशलिज्म की बातें करता था, फिर वो डेमोक्रेसी की बातें करता था। मुझे डर लगता था उससे। आज भी यही ड्रामा हो रहा है। एक दुनिया का प्ले बॉय है, 1992 का एक वर्ल्ड कप जीता है, हर स्पीच के अंदर आज भी वो कहता है कि मैंने जीता, अकेले ने जीता था सारा कुछ। कहता मिस्टर ISPR, तू पैदा ही नहीं हुआ था, तू कौन है? हाँ, तू पैदा ही नहीं हुआ था जब मैं 1992 में मैं दुनिया का हीरो था। मैं दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी हूं, मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी हूं। कहता भारत को मैं भारतीयों से ज्यादा जानता हूं। भाई वाह, भाई वाह, बिल्कुल। भाई वाह। इतना घमंड हर चीज का, अपनी अकल का इतना घमंड, अपने हुस्न का इतना घमंड। मैं परेशान हो जाता हूं। सियासत तो उसे आती नहीं ना। मैं अभी बल्कि ख्वाहिश होगी, कई लोग खैर जेल में जाते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज, एतजाज आसन साहब जेल में गए, उन्होंने बुक लिखी इंडस सागा, बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए सबको। इंडस के बारे में बल्कि सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाए, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जाए, अशोका सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाए, तो पता चले कि हम ये जो खिता है जिसमें बैठे हुए, ये कितना सिविलाइज था। ये कभी ये पढ़े तो हैरान और परेशान हो जाए। तो मैं खान साहब को भी ये रिकमेंड करूंगा, एक तो अगर जेल चले जाएं तो फायदा जरूर उठाएं। एक तो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, जियोग्राफी पढ़ें, इनको कंट्रीज के बॉर्डर्स का नहीं पता, जमहूरियत के बारे में जरूर पढ़ें, सियासत के बारे में जरूर पढ़ें। अगर आज यही बंदा जो मिस्टर हैंडसम है असेंबली में बैठा होता है एज ए अपोजिशन लीडर, तो आज ये कायदे आजम के बाद वाकई दूसरे नंबर पर मशहूर तरीन आदमी होता है। और तरबियत करते खान साहब, अगर तरबियत करते अगली जनरेशन की, उनको बताते सियासत क्या है। इन्होंने इनको दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश की है, अफसोस के साथ, अफसोस के साथ। ये बिल्कुल। और इसको सर, जिस तरह की ट्रोलिंग की जाती है सोशल मीडिया पे PTI की तरफ से, शायद ही कोई करता हो। मैं दुख होता है, दुख होता है, सख्त दुख होता है। यहाँ पे अमेरिका में मुझे दुख हुआ इस बात का जब ब्लैक लाइव मैटर बनी और उन्होंने अटैक किया व्हाइट हाउस पे, मुझे सख्त दुख हुआ। 6 जनवरी को इन्होंने कहा जी बड़ा कुछ जुल्म हुआ है, हालांकि मैं उन लोग, मेरा बस मैंने बड़े करीब से देखा था। चले, अगर उन्होंने ज्यादती की है तो मैं उसको भी कंडेम करूंगा। ये सियासत के अंदर देखें, मैं भारत के अंदर अगर देखा जाए तो मैं गांधी जी का, मैंने उनको बड़ी डिटेल से पढ़ा है। अब आई एम ह्यूज फैन ऑफ उनकी। खास कर एक बात, नॉन वायलेंस मूवमेंट, जिसकी बेस पर, उनकी इस आइडियोलॉजी की बेस पर बड़ी दुनिया ने नोबेल प्राइज लिए, बिलखसूस एक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने सिर्फ वो नॉन वायलेंस मूवमेंट गांधी जी से सीखकर यहां नोबेल प्राइज लिया, और आज भी ही इज अ लेजेंड इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो मैं समझता हूं कि सियासत इसी चीज का नाम है कि प्रोटेस्ट करें। अब बार बार ये कहते हैं जी हमारा आईनी हक है, जला के राख कर दिए घर अपने सारे, रेडियो पाकिस्तान तोड़ के रख दिया आपने, बिल्कुल सारी जला दी बिल्डिंग, जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी, और फिर अब एक्सक्यूजेस पेश करते फिर रहे। लेकिन ये कि मैं वही कह रहा हूं कि इनको चाहिए कि अब अगर थोड़े से किसी वक्त जब एक कहते हैं ना, एक तो खैर मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं खान साहब को, आज मैंने एक नई चीज उनके लिए, नया चीज एक पढ़ी है कि दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर है ये, दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर, उसके अंदर अकल नहीं है। वो 70 साल, 71 ईयर्स, 71 साल वाली उनकी मेच्योरिटी नहीं है। इज अ टीनेजर, उनके इमोशंस पैशन देखें तो टीनेजर्स। तो चले देखें, दुआई की जा सकती है। 76 साल में जो जो मसाइल हैं सर था पाकिस्तान ना, के। सर भारत का एक बड़ा, सर वो आई डोंट नो आप म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं, वो था ना दिल तो बच्चा है जी, एक सॉन्ग आया था बड़ा, तो शायद बिल्कुल, बड़ा अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है बिल्कुल, दिल तो भाई। वो इनका दिल बच्चा ही ग्रो ही नहीं कर सका, अकल भी नहीं ग्रो कर सकी। लेकिन दुख के बात है, एज के साथ साथ मेच्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में। एज और साल जो होते हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बुर्दबारी आती है, हम्बलनेस आती है, टॉलरेंस आती है, विजन आती है, हर एक की बात सुनने का जज्बा होना चाहिए, हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन ये नहीं आई। जलाओ घराओ, और मैंने ही वर्ल्ड कप जीता, मैं ही सारा कुछ। ये मैं वाली बात जो है ये सियासत में भी नहीं होती, और एज के साथ भी इसमें मेच्योरिटी आनी चाहिए मेरे ख्याल में, और जिसका फुकदान है, और इनमें नहीं है फुकदान। सिर्फ दुख की बात है पाकिस्तान के अंदर 76 साल में जो चंद टॉप ऑफ द लाइन जो इश्यूज हैं, उनमें यही पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है, सियासत की और जमहूरियत के बारे में अवेयरनेस नहीं है।
तभी एस्टेब्लिशमेंट। मैं हमेशा आपके कहता रहा हूँ शो में आरजू के, कभी भी एक इंस्टीट्यूशन अकेला वारदात नहीं कर सकता, सारे इंस्टीट्यूशन जब तक इकट्ठे ना हो। तो अब तो खैर प्रूव हो चुका है कि जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान हर सारे इकट्ठे मिलकर वारदात डालते हैं और एक दूसरों के साथ रिश्तेदारियां देखें। सुप्रीम कोर्ट की रिश्तेदारियां देख लें आप लाहौर हाई बिल्कुल कोर्ट की ऐसा ही है। रिश्तेदारियां देख लें आप। मेरे में एक दूसरे के साले बहनोई हैं सारे, साले बहनोई की गेम है ये। इसमें मार खा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले जो बेचारे बाहर नहीं जा सकते। वरना तो 9 लाख लोग एक साल में भागे वहां से। लोग भाग रहे हैं खाने के लिए। जिस तरह क्या किया जाए, दुख है, दुख होता है। वरना मैं तो खुद 36 साल से यहाँ पे महाजर होकर बैठा हूं। मैं दुख होता है जिन लोगों ने मुझे महाजर किया। ये किसी महाजर से पूछा जाए तो पता चलता है कि कितनी दर्दनाक चीज होती है कि जब आपका वो आपके अपने होम आपको अपने घर से निकाला जाए, चाहे अपॉर्चुनिटीज के लिए निकाला जाए, चाहे रिलीजियस बिलीफ के लिए निकाला जाए, लेकिन घर छोड़कर निकलना इतना आसान नहीं है। किसी नई जगह पे जाके सिस्टम को देखना, सिस्टम को सीखना। मैं अभी तक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा आरज़ू, मैं अभी भी कई दफा ख्वाब देखता हूँ तो पाकिस्तान में होता हूँ और मैं उसी घर में होता हूँ जहाँ मेरी पता है। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ होता हूँ जब भी होता हूँ ख्वाब। तो जब आप 36 साल के बाद भी ख्वाब आप पाकिस्तान के देखें, जब ख्वाब आप सोएं और ख्वाब में पंजाबी बोलें, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि मेरा दुख या दर्द जो है वो उसमें शामिल पाकिस्तान नहीं। यही मेरा अलमिया है कि इसको लूटने वाले जो है वो सारे, जिस तरह मैंने कल एक, मैं छोटा सा, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। कल परसों मुझे किसी ने एक टीवी चैनल पे किसी ने पूछा, उसने कहा जी आप ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में बड़े एक्टिव हैं, आपका इसके बारे में मैंने क्या ख्याल है? मैंने कहा ये दुख है। ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर जो है उनको तालीम का प्रॉब्लम है, तालीम एजुकेटेड नहीं है। वो यहाँ आते हैं तो लड़ना, इलेक्शन की बात करते हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के सियासतदान है वो बाहर आना चाहते हैं। इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। कुछ मेरा बात, तुम यहाँ रहते हो, यहाँ की सियासत में हिस्सा लो भाई, तुम डेमोक्रेट रिपब्लिकन बनो। फिर बार बार मुझसे ये पूछते हो भाई आप इंडियन डायस्पोरा, इंडियन लॉबी की बात करते हो, करें ना तो और क्या करें भाई। वो यहाँ पे एक्टिव है, लोकल पे सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, लोकल कारोबार में इंटरेस्टेड है। वो हर शहर के अंदर उन्होंने 2-2 ग्रुप बना के पीटीआई के जुलूस नहीं निकाल रहे। यही डिफरेंस है आप में। यहाँ वाले जो है वो उधर जाके सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। सियासत में हिस्सा लेना तो वहां चले जाओ, इलेक्शन लड़ो जाके वहां पे, जूते खाओ थानों में जाके। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? रहना यहाँ है, तकलीफ उधर की है, मेरी तो समझ से बाहर है। और जो वहां वाले हैं वो ज्यादातर, उनके सबके बच्चे यहाँ हैं, उनकी जायदादें यहाँ हैं। इधर वाले उधर जाना चाह रहे हैं, उधर वाले इधर आना चाह, पता नहीं कैसे ये कौम है, मेरी तो समझ से बाहर है। कोई अकल इनको बताने वाला ही कोई नहीं है। सर मैं तो सोचती हूँ अगर 1947 ना हुआ होता और ये लोग भी वहां होते तो हमने तो मतलब उनका हाल खराब कर देना था बेचारों का, जो भारत में लोग हैं। बिल्कुल ही तो शुक्र करते होंगे कि ये लोग निकल गए, तो जान छूटी। बिल्कुल वो सही कहते होंगे कि जान छूटी इनसे भाई, ये ट्रबल मेकर है। डिनाई करें ना, या तो इस बात को आर्गू करें इनके साथ। बिल्कुल, वो तो शुक्र करते होंगे ये चले गए लोग। चले, क्या हो सकता है देखिए। अगली जो बात करना चाह रहा था मैं, मोदी जी के ट्रिप के बारे में, अमेरिका के। उसके सबसे बड़ी बात जो मैं बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो। इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है। फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये भारत की, ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है
दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि वी आर लार्जर देन नेटो प्लस वी आर लार्जर देन नेटो। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन लीडरशिप पोजीशन, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है टू रिमेन न्यूट्रल एंड एंजॉय द रिलेशनशिप विद द एंटायर वर्ल्ड, वर्सेस कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है, इस पे डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपने जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, दैट शुड बी अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते वाकई वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं, उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत, उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। आई विश कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके, डिफेंस का बजट कम करके, तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ। बल्कि मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो तुम कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा है ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बददुआएं ले रहे हैं लोग। सर जिस दिन के ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा आरजू, भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पे ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये, मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला हुआ। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया,
इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग थी 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे उसमें। अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है। अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसको शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया। और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका, सूरत रहमान की उस कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी हम्म, थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। इट इज वंडरफुल जो है। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो जो होली सेनेगल जो जिसको वो बल्कि मैंने उसका हिंदी में भी नाम पढ़ा, मुझे भूल गया वो जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनको भी अगस्त 14 1947 में जो हिंदू पुजारी थे उन्होंने दी थी। यही कि उसको वो बेसिकली सिंबलाइज टू सर्व इंडिया बेटर एंड सर्व पीपल एंड जस्टिफिकेशन। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन और लोग जो कर रहे थे कि इट वाज अ बर्थडे ऑफ वीडी सवारकर, जो कि हिंदू नेशनलिस्ट थे और बीजेपी सिंपथाइजर थे। सबसे ज्यादा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि व्हाई इट वाज पिक्ड अप दैट डे, कि उस दिन को उसको इनाग्रेट किया जाए। और फिर वो एक और इतराज ये करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर हैं भारत की, उनको क्यों नहीं कहा गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए। दैट कम्स अंडर हर पोर्टफोलियो टू हैव दिस सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फिर वो जिस तरह बात होती है कि जब भी आप बात करते हैं हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन इट वाज अ बिल्कुल। वंडरफुल, मैं समझता हूँ वंडरफुल इवेंट था हमारे लिए, मेरे लिए भी खासकर इसलिए था कि सब मजहबों को वहां पे उस पे, ताकि किसी को इतराज ना रहे। और द होल वर्ल्ड वॉच्ड इट। मोदी जी का मैं एक खासकर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बड़ा याद है। उन्होंने वो लेट के इबादत की। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ दंडवत प्रणाम। मेरे दोस्त ने मुझे किसी यहाँ पे सिखाया था कि वो लेट के दंडवत प्रणाम करना किसी को। तो वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनी की। लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर। इट वाज, मैं समझता हूँ कि the Musliman, the Indian Muslims, they should be proud of it कि they were given a proper respect. तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। बहुत अच्छा लगा वाकई में, वो सेरेमनी भी बहुत अच्छी लगी, और साथ साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अमेरिका विजिट है तो उस पर भी एक खास नजर रहेगी। और पाकिस्तान में तो सर आप देख ही रहे जो कुछ चल रहा है। वैसे इमरान खान तो पहले ही कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने खिलाकर ईसीएल में नाम डाल दिया है। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर मिलिट्री कोर्ट के तहत केस चलता है तो इमरान खान के ऊपर ज्यादा सख्ती आ सकती है क्या? मैं उसका मिनिमम सजा 10 साल है उसकी, जो कुछ भी किया गया 10 साल सजा है उसकी। और अब कहते हैं, मैंने जाना नहीं है, लेकिन खबरें जो आ रही हैं कि वो पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इनको बाहर भेजा जाए। रिक्वेस्टिंग हो रही है, मिन्नतें तरले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, ये कमेटी बनाना, खान साहब ने बल्कि उसमें खुद आपने देखा होगा कहा था कि मेरी कमजोरी की अलामत ना समझी जाए। तो ये कमजोरी की अलामत नहीं तो और क्या। उन्होंने आपसे पूछा था कि कमेटी बनाए, या आप कमेटी बनाए, हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने फैसलाबाद में जलसा करके जो मजाक उड़ाया उनका कि ये 8-8 घंटे नहीं निकाल सकते, 4-4 घंटे जेलों में नहीं निकाल सकते। दूसरा ये कि देखें, मेरी आज के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिन लोगों ने मिलिट्री बिल्डिंग्स को डैमेज किया है उन पे मिलिट्री ट्रायल होगा, जिन्होंने सिविलियन बिल्डिंग्स को किया उन पे सिविलियन कोर्ट्स में चलेगा। और खान साहब
के बारे में खासकर जो चीजें आ रही हैं कि कुछ लोग वादा माफ गवाह भी उनके के लिए बन रहे हैं, जिस तरह चौहान साहब और सुना है, वो दूसरा लेडी जो है वो सियालकोट से वो भी सुना है, उनके नाम आ रहे हैं। दूसरा, इनकी जूम मीटिंग्स जो थी उनके अंदर सुना है कि दे वर प्लानिंग अबाउट इट, इनको ऑर्डर दिए जा रहे थे कि कहाँ अटैक करना है। और दूसरा, इनकी कई ऑडियो आपस में कम्युनिकेशन आ चुकी है कि दे हैड अ लार्जर स्कीम ऑफ ट्रेजन पैराफैक्ट। तो वो ये सारा इससे डेंजरस बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बारे में सुना है कि एजेंसियों के पास काफी मवाद है। खान साहब अगर मिलिट्री ट्रायल में गए तो ही वोंट हैव एनी चांस टू बी एविक्टेड, इनको सफर करना पड़ेगा और मिनिमम उसकी सजा जो है वो 10 साल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहरहाल किसी को भी इस तरह की सजा और नुकसान तो बहरहाल पाकिस्तान का है और उसकी पब्लिक का है, जो कि पहले ही काफी परेशान है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू सो सो मच सर, मच। थैंक यू।